हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच हाजिर हूँ। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। और ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जो है ये दिसंबर 2024 का है। और दिसंबर 2024 जैसे यूपी पीसीएस की परीक्षा जब हो रही थी, 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा हो रही थी, उसके पूर्व हम लोगों ने जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक के वीडियो कंप्लीट किए थे। ठीक है, अब क्या है कि यूपीपीसीएस आरओ की परीक्षा, यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स परीक्षा और साथ ही साथ यूपीपीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा जो लगातार आने वाली है, उन्हीं संदर्भों को दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये सीरीज फिर से स्टार्ट की जा रही है। और यहां पर सबसे पहला जो वीडियो आ रहा है ये दिसंबर 2024 का आ रहा है। नवंबर तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दिसंबर 2024 का प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बनवाए दे रहा हूं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसी प्लेलिस्ट में दिसंबर 2024 का ये अपडेट हो जाएगा, तो पूरा साल का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यूपी स्पेशल का एक साल का 2024 का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे ही हम लोग फिर जनवरी महीने का कंप्लीट करेंगे तो एक नई प्लेलिस्ट में बनवा दूंगा, और वहां पर जनवरी 2025 से लेकर फिर जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ते जाएंगे कंप्लीट उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर आपको लगातार मिलते जाएंगे। और हमारा जो अप्रोच होगा इस वीडियो में वो वैसा ही होगा जैसे डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो मिलता है। ठीक है, आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन ये आपको वीडियो स्टार्ट किया जा रहा है। करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का दिसंबर 2024 का वीडियो यहां पर मिलेगा, और इसमें भी अप्रोच वैसा ही होगा, प्रीलिम्स के फैक्ट और मेंस का डाटा। मेंस में आप कैसे यूज कर सकते हैं चीजों को, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो मेंस से रिलेटेड होंगे और डायरेक्टली मेंस में पूछे जा सकते हैं, उनको भी यहां पर डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, फैक्चुअल चीजें हैं, उनको भी यहां पर कोट करेंगे। और साथ ही साथ ये वीडियो आपके आरओ की परीक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा जो अक्टूबर 2025 में संभावित है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लगातार जब आप हर महीने के एंड में कंप्लीट करते चलेंगे मंथली करंट अफेयर, तो लास्ट में आपके सर पर बर्डन नहीं रहेगा कि बहुत चीजें कंप्लीट करनी है। तो इसी वजह से जब जब वीडियो आते जाए साथ साथ में चीजों को फॉलो करते रहिए। जैसा पहले आपने प्यार दिया था वैसा ही प्यार इस वीडियो को लगातार देते रहिएगा, उम्मीद है आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2024 के जो महत्वपूर्ण खबरें रही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पत्र पत्रिकाओं में, उन पर चर्चा करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो खबरें हैं वो न्यूज़पेपर पर आधारित खबरें हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर और विभिन्न वेबसाइटों पर आधारित जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की, वहां से ली गई खबरों को यहाँ पर समाहित किया गया है। चलिए बात करें यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की क्षेत्रीय शाखा का। यहाँ पर क्षेत्रीय शाखा खोली जाएगी उत्तर प्रदेश में, उससे संबंधित पॉइंट है। क्या पॉइंट है चर्चा कर लेते हैं। पेरू के लीमा में स्थित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र द्वारा आगरा में 10 हेक्टेयर के क्षेत्र में 120 करोड़ के निवेश के साथ अपनी एक शाखा की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो लीमा पेरू में अवस्थित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र है वहां के द्वारा, मतलब उसके द्वारा 10 हेक्टेयर क्षेत्र में, ठीक है, आगरा के अंदर 10 हेक्टेयर क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से एक शाखा स्थापित की जाएगी, और ये क्षेत्रीय शाखा होगी अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र कहां पर, पेरू लीमा में स्थित है, और उसी की क्षेत्रीय शाखा कहां पर खोली जाएगी, उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 हेक्टेयर में खोला जाएगा। आगे बात करें, यह शाखा उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर केंद्र सरकार के सहयोग से खोली जा रही है। किसके सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार के पहल पर केंद्र सरकार के सहयोग से खोली जा रही है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। ठीक है, याद रखना, सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, जहां कन्नौज और फर्रुखाबाद जैसे कई जिलों में दोहरी फसल उगाई जाती है आलू की। ठीक है, यानी कि एक ही साल में दो दो बार आलू की फसलें उगा दी जाती है, दोहरी फसल उगा ली जाती है। इसीलिए राज्य के किसान इस पहल से सर्वाधिक लाभान्वित होंगे। जो ये पहल है क्षेत्रीय शाखा खोलने की अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की, इस पहल से जो राज्य के किसान है वो सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। ठीक है, इस दृष्टिकोण से आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली खबर क्या है, नवनिर्मित एयरपोर्ट पर पहला फ्लाइट वैलिडेशन टेस्ट किया गया। अब ये नवनिर्मित एयरपोर्ट जो है, ठीक है, जेवर एयरपोर्ट, वहां पर पहला फ्लाइट वैलिडेशन टेस्ट किया गया। इससे संबंधित जो पॉइंट है उन पर चर्चा कर ले। 9 दिसंबर 2024 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली वैलिडेशन फ्लाइट सफलतापूर्वक उतारी गई, जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की दिशा में इसकी यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी। ठीक है, आगे बात करें, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक एयरबस A320 विमान जो था ये कहां से उड़ा, ये दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा, और यहां पर एयरबस का जो विमान था ये आकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। ठीक है, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो टेस्ट हुआ था फ्लाइट वैलिडेशन टेस्ट, उसमें कौन सा विमान यूज किया गया था, A320
20 विमान का यूज किया गया था और ये कहां से उड़ान भरी थी? इसने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। और इसी प्रकार देखा जाए इसके कारण 9 दिसंबर 2024 को, कब? 9 दिसंबर 2024 को ये पहला फ्लाइट वैलिडेशन टेस्ट जो था वो सक्सेसफुली कंप्लीट माना गया था। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। अगली खबर है आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना। ठीक है, आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना की शुरुआत। अब इससे संबंधित जो पॉइंट है आइए चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना की शुरुआत की। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले से आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना की शुरुआत की गई? आप टिक करके आइएगा गोरखपुर से। ठीक है, गोरखपुर से। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र भी रह चुका है योगी जी का, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे बात करें, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करना। ठीक है, 5 लाख से अधिक तक का निःशुल्क जो चिकित्सा उपचार है प्रदान करना उद्देश्य है। और आयु कितनी मांगी गई है? यहाँ पर 70 साल मांगी गई। 70 साल या उससे अधिक के लोग हैं तो वो आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कहां से की गई? गोरखपुर से की गई है। अगली खबर क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में उत्तर प्रदेश की महिलाएं। अब उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो है इनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आरटीआर जो होता है, आईटीआर फाइल करने में देखा जाए तो कौन सा स्थान है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देश में 36.8 लाख महिलाएं आईटीआर फाइल के साथ, ठीक है, यहां पर देखा जाए पूरे देश भर में 36.8 लाख महिला जो है वो आईटीआर फाइल करने के साथ महाराष्ट्र जो है वो सबसे आगे, मतलब महाराष्ट्र का पूरे देश में नंबर 1 रैंक है जो महिलाएं जहां पर आईटीआर फाइल करती है। उसके बाद बात करें तो गुजरात का स्थान है। गुजरात में लगभग 22.5 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो आईटीआर फाइल करती हैं। ठीक है, और वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में 20.4 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो आईटीआर फाइल करती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए इनकम टैक्स फाइल करने वाली महिलाओं के बारे में बात कर लें तो पूरे भारत में महाराष्ट्र की महिलाएं सबसे आगे है। ठीक है, इनकम टैक्स जमा करने में। उसके बाद देखा जाए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में गुजरात की महिलाएं जो है वो दूसरे स्थान पर है। कितनी महिलाएं जमा करती हैं? लगभग 22.5 लाख महिलाएं ऐसी हैं गुजरात की जो आईटीआर जमा करती है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं तीसरे स्थान पर है। 20.4 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में डायरेक्टली फैक्चुअल पूछा जा सकता है प्रीलिम्स परीक्षा में, इस वजह से याद रखिएगा। और ये आंकड़ा कब आया था? ये दिसंबर 2024 का आंकड़ा है। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बच्चे आउट ऑफ स्कूल रिपोर्ट, जो शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल है। ठीक है, इसके बारे में बात कर ले तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए भारत भर में 1.1 मिलियन से अधिक बच्चों की पहचान आउट ऑफ स्कूल बच्चों के रूप में की गई है। ठीक है, लगभग बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र में, और इन चीजों को आप कोट कर सकते हैं अपने मुख्य परीक्षा में। ठीक है, जब भी शिक्षा से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सामाजिक न्याय से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं, ठीक है, सामाजिक न्याय में पूछा जा रहा है या फिर भारतीय समाज में पूछा जा रहा है शिक्षा से संबंधित पॉइंट, वहां पर आप इसको लिख सकते हैं मेंस में कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए भारत भर में 1.1 मिलियन, ठीक है, 1.1 मिलियन से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनकी पहचान आउट ऑफ स्कूल के रूप में की गई है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम में कुल यहां पर देखा जाए तो 11,70,000, ठीक है, कितना? 11,70,404 बच्चों में से उच्च संख्या दर्ज की गई है जो आउट ऑफ स्कूल है। ठीक है, अब इन्हीं 3 राज्यों में यानी कि उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और असम में लगभग 11,70,000 बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है संख्या आउट ऑफ स्कूल की। आउट ऑफ स्कूल की जो संख्या है वो सर्वाधिक कहां पर है? वो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक कितना? 7,84,228 बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, मतलब स्कूल से बाहर निकल चुके हैं, स्कूल छोड़ चुके हैं। ठीक है, आगे बात करें, इसके बाद झारखंड का स्थान है। झारखंड में कितना? झारखंड की बात कर लें तो
65,070 बच्चे हैं और असम का तीसरा स्थान है 63,848 बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल है। तो ये है शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2024 में। उस रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट डाटा दिए हुए थे वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था कि आउट ऑफ स्कूल के रूप में नाम मतलब चिन्हित किए गए कितने बच्चे, और आउट ऑफ स्कूल के रूप में जो बच्चे चिन्हित किए गए उसमें उत्तर प्रदेश के बच्चे सर्वाधिक हैं, लगभग 7,84,228 बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल के रूप में चिन्हित किए गए, किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और ये 2024-25 सत्र के लिए है। चलो अगली खबर पर बात करें, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ठीक है, समझौता किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। अब समझौता किसके किसके बीच में हुआ है, आइए बात कर लेते हैं। मणिपुर और उत्तर प्रदेश सरकारों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछे, यह दिसंबर 2024 की खबर है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है? किस राज्य के साथ? मणिपुर के साथ। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देना। जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होते हैं तो दोनों राज्यों के बीच में आपसी सहयोग के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा और आपसी समझ को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कार्यक्रम भाषा, संस्कृति, परंपरा, संगीत, पर्यटन, भोजन और खेल जैसे क्षेत्रों के इंटरेक्शन बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं के साझा करने पर केंद्रित है। मतलब मूल रूप से देखा जाए तो सांस्कृतिक आदान प्रदान पर केंद्रित है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच में जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है ये समझौता। ठीक है, तो यहां पर आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो सांस्कृतिक विविधता है तो सांस्कृतिक विविधता के आदान प्रदान के दृष्टिकोण से भी ये आपके उत्तर प्रदेश जीएस पेपर 5 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो अगली खबर देखें, अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन। अब अटल युवा महाकुंभ का जो उद्घाटन किया गया है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब महाकुंभ है तो आप ये मत समझिएगा कि इसका उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। ठीक है, प्रयागराज में इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। बात करें यहां पर जो अटल युवा महाकुंभ है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में लखनऊ में, कहां पर? लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया। ठीक है, आपसे परीक्षा में डायरेक्टली पूछेगा कि अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? 4 ऑप्शन दे देगा, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ। टिक करके आइएगा लखनऊ। ठीक है, महाकुंभ दे रखा है इसका मतलब ये नहीं कि प्रयागराज में ही होगा। ठीक है, चलो अगली खबर है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रशिक्षण। ठीक है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है इसके अंतर्गत देखा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं। इससे संबंधित जो पॉइंट है उस पर चर्चा कर ले। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों, प्रति परिवार से एक व्यक्ति को, मतलब 6 करोड़ ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जिनको प्रशिक्षित करना था। किस लिए? जो डिजिटल साक्षरता है, डिजिटल साक्षरता को प्रमोट करने के लिए 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को। अब 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से हर परिवार से लगभग एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसको प्रशिक्षित कर दिया जाए डिजिटल साक्षरता में। ठीक है, जबकि जो ये लक्ष्य था, ये लक्ष्य कब तक हासिल कर लिया गया? जो 6 करोड़ का लक्ष्य था तो 6 करोड़ का लक्ष्य 31 मार्च 2024 के पहले ही हासिल कर लिया गया था और 31 मार्च 2024 तक देखा जाए तो 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। ठीक है, जो ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान था, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को प्रशिक्षित किया जाए। लेकिन उसमें हुआ क्या कि 31 मार्च 2024 तक ही 6.39 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित कर दिया गया। सबसे अधिक प्रशिक्षण कहां पर हुआ है? जो सबसे अधिक प्रशिक्षित है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितना? लगभग 1.45 करोड़, 1.45 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको प्रशिक्षित कर दिया गया है। और ये परिवार का मतलब यहां पर है कि एक परिवार से लगभग एक सदस्य को प्रशिक्षित कर दिया गया है। बिहार की बात करें तो यहां पर बिहार की बात करें तो 74.12 लाख परिवार, मतलब 12 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया। और महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है, 53.23 लाख लोगों को यहां पर प्रशिक्षित किया गया। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के लिए डाटा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों को शामिल किया गया है और ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रामीण साक्षरता या ग्रामीण जो
ग्रामीण अर्थव्यवस्था या अवसंरचना है। ग्रामीण अवसंरचना विकास में देखा जाए तो जब भी आपसे परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में ग्रामीण अवसंरचना विकास से संबंधित क्वेश्चन आता है और वहां पर जब आप कनेक्टिविटी से संबंधित क्वेश्चन लिख रहे हैं तो डिजिटल कनेक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट होती है। और जब डिजिटल कनेक्टिविटी आई तो वहां पर आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान को मेंशन करना होगा और इस चीज को लिखना होगा कि लक्ष्य कितना था, लगभग 6 करोड़ परिवारों को प्रशिक्षित करना था डिजिटल साक्षरता के लिए। और डिजिटल साक्षरता के लिए जो लक्ष्य था वो हासिल कर लिया गया 31 मार्च 2024 तक, जिसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश में प्रदान किए गए, उसके बाद बिहार का स्थान आता है और उसके बाद आता है महाराष्ट्र का स्थान। और ये पॉइंट आपके जो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके जीएस पेपर 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस 3 में भी इसको आप मेंशन कर सकते हैं और जीएस पेपर 6 में भी मेंशन कर सकते हैं। दोनों जगह ये अवसंरचना से संबंधित क्वेश्चन आपके दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं। ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है और जीएस पेपर 6 में भी आ सकता है। चलो अगली खबर देखें, वित्त वर्ष। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 के 2022-23 के लिए, ठीक है, यहां पर आगे पीछे हो गया है, वित्त वर्ष, ठीक है, वित्त वर्ष 2022-23 के जिलावार जीडीपी रैंकिंग जारी की गई। बात करें यहां पर तो नियोजन विभाग ने वित्तीय वर्ष के लिए 2022-23 के जिलेवार जीडीपी रिपोर्ट तैयार किया है। और बात करें यहां पर जीडीपी रैंकिंग में, तो जीडीपी रैंकिंग में इस बार भी गौतम बुद्ध नगर जो है वो शीर्ष पर है। जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों की जिलेवार जीडीपी रैंकिंग जारी की गई, उस जिलेवार जीडीपी रैंकिंग में अगर जो देखा जाए तो जो गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर एक बार फिर से शीर्ष स्थान पर है। वहीं राजधानी लखनऊ की बात कर ली जाए तो राजधानी लखनऊ जो है इसका कौन सा स्थान है, राजधानी लखनऊ का दूसरा स्थान है। और तीसरा स्थान किसका हो जाता है, गाजियाबाद का। गाजियाबाद कौन से स्थान पर है, गाजियाबाद तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे बात करें, अगर हम पिछड़े माने जाने वाले जिलों में महोबा, अमेठी, हमीरपुर, श्रावस्ती व देवरिया की जीडीपी में सर्वाधिक उछाल भी दर्ज की गई है। जो पिछड़े माने जाने वाले जिले हैं, जैसे कौन कौन से जिले, महोबा हो गया, अमेठी हो गया, हमीरपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, देवरिया हो गया, ये सब जिले ऐसे हैं जिनको पिछड़ा जिला माना जाता है, आकांक्षी जिला माना जाता है। ठीक है, और उन जिलों में देखा जाए तो जो जीडीपी वृद्धि है, जीडीपी वृद्धि में उछाल दर्ज की गई है। सभी 75 जिलों में अमेठी ने पिछली बार के मुकाबले इस बार जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। अगर जो देखा जाए तो 2022-23 का ये आंकड़ा है। ठीक है, 2022-23 का आंकड़ा है। 2022-23 के जो जिलेवार जीडीपी रैंकिंग जारी की गई नियोजन विभाग के द्वारा, उसमें देखा जाए तो सर्वाधिक जीडीपी वृद्धि किस में देखी गई, किस जिले में देखी गई, वो जिला था अमेठी। और यही आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी 75 जिलों में अमेठी ने पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। परीक्षा में आपसे पूछे, लिख के आइएगा। और ये पॉइंट जो है ये आपके जीएस पेपर 6, जीएस पेपर 6 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो आगे बात करें, अमेठी की वृद्धि दर कितनी रही, अमेठी की वृद्धि दर जो है वो 13.2 व हमीरपुर की वृद्धि दर 13% रही। इसके बाद श्रावस्ती और देवरिया की जीडीपी वृद्धि दर की बात कर ले तो श्रावस्ती की जो जीडीपी वृद्धि दर वो कितनी रही, 12.9 रही। और देवरिया की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही, ठीक है, तो यहां पर जिलेवार जो जीडीपी वृद्धि दर रही 12.8 रही। और ये जो पिछड़े जिले हैं, पिछड़े जिलों की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, जो पिछड़े जिले हैं, पिछड़े जिलों की जीडीपी वृद्धि देखें तो पूरे 75 जिलों में सबसे ज्यादा किसकी रही, अमेठी की रही। लगभग कितना दर्ज किया गया, 13.2% दर्ज किया गया। उसके बाद किसका स्थान आता है, हमीरपुर का आता है, कितना 13% लगभग आता है। फिर उसके बाद श्रावस्ती का स्थान आता है और देवरिया का, श्रावस्ती का कितना 12.9 और देवरिया का आता है 12.8। अब क्या है ये जो जिला जीडीपी, जिलेवार जो जीडीपी है, इसमें क्या किस चीज की गणना की जाती है। बात करें यहां तो जिला घरेलू उत्पाद, किसी जिले में एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य होता है। जो जिला घरेलू उत्पाद है, ठीक है, जिला जीडीपी जो है ये क्या होता है, एक साल के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसका योग होता है, उसी को जिला जीडीपी कहते हैं। जिला सकल घरेलू उत्पाद से उस जिले के आर्थिक परिदृश्य व निवेश प्रोत्साहन का आकलन किया जाता है। ठीक है, जो जिला सकल घरेलू उत्पाद है, जिला जीडीपी है, इसी के माध्यम से उस जिले का जो आर्थिक परिदृश्य है और साथ ही साथ जो निवेश प्रोत्साहन का आकलन किया जाता है, किस प्रकार से वहां निवेश हो रहा है, वहां का आर्थिक परिदृश्य कैसा है, इन सारी चीजों का आकलन किससे पता चलता है, जो जिलेवार जीडीपी होती है उसी से पता चलता है। चलो अगली खबर देखें, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया गया, दिसंबर में किया गया था, इसी वजह से ये पॉइंट यहां पर लगाया गया है। ऑलरेडी महाकुंभ के ऊपर एक वीडियो आ चुका है जिसमें डिटेल में महाकुंभ के बारे में सारी चीजें बता दी गई हैं। ठीक है, लेकिन दिसंबर की खबर है तो इस वजह से इसको हम यहाँ पे कवर जरूर करेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को अलग जिला घोषित किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो महाकुंभ मेला क्षेत्र था, महाकुंभ मेला क्षेत्र, इसको एक अलग जिला घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत संगम क्षेत्र के 4 तहसीलें, कितनी तहसीलें, 4 तहसीलें और 67 क्षेत्रों को समाहित किया गया। और इस प्रकार देखा जाए ये यूपी का 76वां जिला, सॉरी 1 मिनट रुकिए, यूपी का 76वां जिला। और इस बार मैं आपको बता दूं, जो महाकुंभ है ना, महाकुंभ, ये आपके किस किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? पेपर 1 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ये आपके निबंध के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद बात करें, जीएस पेपर 5 के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 6 के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार ये 4 पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है महाकुंभ। और यहां देखिए निबंध में अगर जो पूछ लिया, निबंध में अगर पूछ लिया तो समझिए कि 3 निबंध आपको लिखना होता है, 50 नंबर का निबंध पूछ लिया एक महाकुंभ। जीएस पेपर 5 जो सांस्कृतिक महत्व है कुंभ का, सांस्कृतिक महत्व पूछेगा, आप कहानियां लिखना, पौराणिक कहानियां लिखना, गाथाएं लिखना और उसको करंट से ऐड करना। जीएस पेपर 6 में क्या पूछेगा, आर्थिक महत्व क्या कुंभ का, जो कुंभ आयोजित किया गया, नफा नुकसान कितना हुआ, क्या फायदा हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किया गया, कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, आर्थिक लाभ क्या हुआ, रोजगार के अवसर कितने उपलब्ध हुए लोगों को, इन सब परिदृश्य से आपको मेंशन करना होगा। तो जब इन सब चीजों को आप लिखेंगे तो कम से कम ये तो आपको लिखना होगा ना कि 76वां जिला उत्तर प्रदेश का बन गया। फिर उसके बाद जब आप भूमिका बनाएंगे, भूमिका कैसे, डायरेक्टली तो लिखना स्टार्ट नहीं कर देंगे, इतने का निवेश हुआ, इतने का ये हुआ, इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया, इतना पैसा आया, गवर्नमेंट का इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ। डायरेक्टली आप लिखने से अच्छा थोड़ी जो भूमिका और कंक्लूजन लिखना होता है, वहां पर ये सारे पॉइंट आप मेंशन करिएगा। साथ ही साथ जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है उनको आप मेंशन कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। ठीक है, उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर यूपी में महाकुंभ मेला जो है 76वां जिला बन गया और इसके अंतर्गत देखा जाए संगम क्षेत्र की 4 तहसीलों को सम्मिलित किया गया और 67 क्षेत्रों को भी समाहित किया गया। महाकुंभ 2025 की तैयारियों को सुचारू बनाने के लिए इस अस्थायी जनपद को 31 मार्च 2025 तक के लिए मंजूरी प्रदान की गई। जो जिला है, ठीक है, अस्थायी जिला 76वां जिला, ये कब तक रहेगा, कब तक रहेगा ये, तो 31 मार्च तक रहेगा। आज 26 मार्च है, 26 फरवरी है और ये देखा जाए 31 मार्च तक ये रहेगा। ठीक है, 26 फरवरी है और 31 मार्च तक ये अस्थायी जिले के रूप में कार्य करता रहेगा। आगे बात करें, नए जिले के गठन के बाद प्रयागराज मंडल में 5 जिले, कौन कौन से जिले हो गए, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, महाकुंभ मेला जिला हो गया। ठीक है, 5 जिले हो गए हैं, पहले 4 ही थे, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर था। अब 5वां कौन सा हो गया है, महाकुंभ मेला जिला भी हो गया है। ठीक है, आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 से बढ़कर 76 हो गई है। महाकुंभ मेला 2025 का उद्घाटन कब किया गया, 13 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसकी अवधि कब से कब तक है, तो 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ है, पौष पूर्णिमा, और ये 26 फरवरी 2025 यानी कि आज माघ शिवरात्रि के दिन समाप्त हो रहा है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो माघ शिवरात्रि, ठीक है, 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से स्टार्ट हुआ और ये 26 फरवरी 2025 को यानी कि आज समाप्त हो रहा है। चलो आगे बात करें, प्रयागराज में पीएम मोदी द्वारा 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। ठीक है, जो 13 दिसंबर को उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा, उसी दौरान देखा जाए तो यहां पर 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं की लागत कितनी है, 5,500 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपए की लगभग 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। और इन चीजों को आपको अपने आंसर में लिखना होगा। ठीक है, इसका उद्घाटन 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है महाकुंभ 2025 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाना। और ये पॉइंट आप लिख के आइएगा एग्जाम में। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट किया गया, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, परियोजनाओं की जो लागत थी, परियोजनाओं की लागत कितनी थी, 5,500 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का विकास किया गया। और उद्देश्य क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इन परियोजनाओं को लोकार्पित किया गया। आगे बात कर ले, इन परियोजनाओं में प्रमुख मंदिर कॉरिडोर परियोजनाओं का उद्घाटन भी शामिल था। ठीक है, और ये पॉइंट आपको जब सांस्कृतिक विकास आप लिखेंगे जीएस पेपर 5, वहां पर आप इसको मेंशन करिएगा। कौन कौन से मंदिर विकास परियोजनाएं प्रयागराज में, प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व जीएस पेपर 5 में अगर आपसे पूछ लेता है तो आप वहां को करंट से रिलेट करते हुए
इस पॉइंट को लिख कर आइएगा और इस पॉइंट के अंतर्गत इन परियोजनाओं में प्रमुख मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन भी शामिल है। और कौन कौन से मंदिर कॉरिडोर परियोजना? भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर परियोजना, श्रृंगेरपुर धाम कॉरिडोर परियोजना, अक्षयवट कॉरिडोर परियोजना, हनुमान मंदिर कॉरिडोर परियोजना, सरस्वती कूप कॉरिडोर परियोजना। ये सारी परियोजना समाहित है 167 परियोजनाओं में। ठीक है, आगे बात कर ले। इसी अवसर पर 11 भाषाओं में श्रद्धालुओं को रियल टाइम अपडेट और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कुंभ सहायक, अब इसको सहायक कहते हैं, लेकिन आप कहेंगे क्या इसको? कुंभ सहायक। ठीक है, क्या कहेंगे? कुंभ सहायक चैटबॉट भी लॉन्च किया गया इसी दृष्टिकोण से। आगे बात करें, अगली खबर क्या है? सांस्कृतिक पर्यटन पर लघु फिल्म का अंतरराष्ट्रीय समारोह। अब सांस्कृतिक पर्यटन पर जो लघु फिल्मों का अंतरराष्ट्रीय समारोह है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये अगला पॉइंट है। ठीक है, अगली खबर है। अगली खबर के बारे में बात करें यहां पर, तो सांस्कृतिक पर्यटन पर लघु फिल्मों का अंतरराष्ट्रीय समारोह 16 से 18 दिसंबर तक प्रयागराज में आयोजित किया गया। ठीक है, कहां पर आयोजित किया गया? प्रयागराज में आयोजित किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित इस समारोह के 7वें संस्करण का आयोजन उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र या NCZCC जो है वहां पर किया गया। NCZCC के सभागार में 16 से 18 दिसंबर तक प्रयागराज में, ठीक है, जो ये सांस्कृतिक पर्यटन पर लघु फिल्मों का अंतरराष्ट्रीय समारोह था, इसका आयोजन किया गया। इंडिया इन्फोनमेंट मीडिया कॉर्पोरेशन मुंबई द्वारा इस फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? इंडियन इन्फोनमेंट मीडिया कॉर्पोरेशन मुंबई का जो है उसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। दिसंबर 16 से लेकर दिसंबर 18 तक इसका आयोजन प्रयागराज में किया गया था। प्रयागराज में कहां पर? NCZCC उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र जो है वहीं पर किया गया था। आगे बात कर ले। इस समारोह में 47 देशों की 97 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। जो 47 देशों की 97 फिल्मों का प्रदर्शन प्रयागराज के NCZCC में किया गया था। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। क्या है आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति। अब मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन होंगे? इनके बारे में लिखा हुआ है, भारतीय सेना में 34 वर्ष से अधिक सेवाएं दे चुके सेवानिवृत्त मेजर जनरल दीप अहलावत। क्या नाम है इनका? मेजर जनरल दीप अहलावत उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद्र विश्वविद्यालय के पहले कुलपति होंगे। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय कहां पर है। ठीक है, ये आप कमेंट में बताइएगा कहां पर है मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय। अब इसके पहले कुलपति कौन होंगे ये मैं बता दे रहा हूं, दीप अहलावत होंगे और यही होंगे पहले कुलपति मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय के। आगे बात करें, वर्ष 1994 में घुड़सवारी खेलों से जुड़ने के बाद उनके नाम 2002 और 2006 में एशियन गेम्स में 2 कांस्य पदक के साथ ही घुड़सवारी के रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में 150 से अधिक पदक है। जो दीप अहलावत है इनके नाम पर देखा जाए 150 से अधिक पदक है इनके नाम पे। ठीक है, आगे बात करें, 2005 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया था। जो दीप अहलावत है जिनको बनाया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति, उनके नाम पर उनके नाम देखा जाए तो 2005 में अर्जुन पुरस्कार भी था। 2005 में अर्जुन पुरस्कार से उनको अलंकृत किया जा चुका है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और आपको बताना है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ना, मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय कहां पर है, किस जिले में, उत्तर प्रदेश के, बताइएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न नहीं अगला पॉइंट है। पॉइंट क्या है? सुशासन सप्ताह। अब सुशासन सप्ताह 2024 के बारे में जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सुशासन सप्ताह का शुभारंभ कब से कब तक किया गया? देखा जाए 19 से लेकर 25 दिसंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश में किया गया। जो सुशासन सप्ताह है तो उसका शुभारंभ जो है ये 19 से लेकर 25 दिसंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका शुभारंभ 19 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी गोमती नगर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया और कहां पर किया गया ये इंपॉर्टेंट है। और कब से कब तक ये सप्ताह जो सुशासन सप्ताह था इसको सेलिब्रेट किया गया? तो सुशासन सप्ताह जो है इसको 19 से लेकर 25 दिसंबर 2024 के बीच में इसको बनाया गया। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। इसका शुभारंभ कहां पर हुआ और किस दिन हुआ? 19 दिसंबर 2024 को इसका शुभारंभ हुआ। कहां पर? उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी गोमती नगर लखनऊ में इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो याद रखना परीक्षा में आपसे पूछ ले किस दिन इसका शुभारंभ हुआ था। 25 दिसंबर को शुभारंभ नहीं हुआ था, ये दिमाग में बैठा लेना अपने। ठीक है, सुशासन दिवस मनाया जाता है जो 25 दिसंबर का दिन होता है। ठीक, सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, लेकिन
25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया तो जाता है, इसका उद्घाटन 19 दिसंबर को हुआ था और ये 25 दिसंबर तक चला था, ये पॉइंट याद रखना। चलो अगली खबर देखें, जो 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट थी ISFR 2023 में उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिसंबर में इसकी रिपोर्ट आई थी, तो उत्तर प्रदेश में 2021 की तुलना में 2023 में कितना 559.19 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वन और वृक्ष आवरण में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। ठीक है, आगे बात कर लें। वन और वृक्ष आवरण में उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य है। यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है ये छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य था। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल वनावरण जो है ये 6.24%, जो 2021 में कितना था 6.20% था, कितना हो गया 2023 के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2023 के रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ के 6.24% हो गया, कितना 6.24% हो गया 2023 वाले रिपोर्ट में। 2021 वाली रिपोर्ट थी, 2021 वाली रिपोर्ट में इसमें कितना था 6.2%, 6.20%। ठीक है, तो यहाँ पर 6.20% से बढ़ के कितना हो गया 6.24% हो गया है। आगे बात कर ले, सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाले जिले उत्तर प्रदेश के कौन से? इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके परीक्षा क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। झांसी है। ठीक है, झांसी में देखा जाए 8,597 एकड़ की वृद्धि हुई। उसके बाद बात करें अमरोहा, अमरोहा के बारे में बात कर ले तो 7,769 एकड़ की वृद्धि हुई। उसके बाद इटावा की बात कर ले 7,127 एकड़ की वृद्धि हुई। कानपुर नगर की बात कर ले तो यहां पर 6,249 एकड़ की वृद्धि दर्ज की गई। सबसे पूछेगा आपसे परीक्षा में क्या पूछेगा, ये कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई? झांसी में दर्ज की गई। दूसरे नंबर वाला भी याद रख सकते हैं अमरोहा में, तीसरे पे इटावा और कानपुर। अब देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे, पहले तो ऐसे पूछ लेता था कि सबसे ज्यादा कहां पर वृद्धि हुई, अब क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए, तो इस वजह से ये ऑर्डर दे रखा है। और 4 ही आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कितना पूछेगा 4 पूछेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे 4 के बारे में लिखा भी है। ठीक है, 4 के बारे में इसी वजह से लिखा भी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लेना और इसी चीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर देना। सर्वाधिक कमी कहां पर देखी गई? सबसे ज्यादा कमी देखी गई लखीमपुर खीरी में, कितना 27 वर्ग किलोमीटर की कमी यहां पर दर्ज की गई। लखीमपुर खीरी जो है यहां पर 27 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई 2021 की तुलना में 2023 का जो रिपोर्ट आया उसमें। आगे बात करें वनावरण और वृक्षावरण की स्थिति 2023, जो वनावरण और वृक्षावरण की स्थिति 2023 है इसके बारे में चर्चा कर ले तो अति सघन वन कितने हैं? अति सघन वन के बारे में बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में जो अति सघन वन है वो 2688.73 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम सघन वन कितने हैं? मध्यम सघन वन की बात कर ले तो 4001.41 वर्ग किलोमीटर है। खुला वन कितना है? 8355.66 वर्ग किलोमीटर है। कुल वनावरण की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण, और ये पॉइंट आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये तीनों पॉइंट रट के रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके परीक्षा में ये पॉइंट पूछे जाते हैं। कुल वनावरण उत्तर प्रदेश में कितना है? 15,045.80 वर्ग किलोमीटर कुल वनावरण है उत्तर प्रदेश में। कुल वृक्षावरण कितना है? 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है कुल वृक्षावरण। अब कुल वनावरण और वृक्षावरण जब इन दोनों को टोटल कर देंगे वनावरण और वृक्षावरण को, तो टोटल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? 23,996.72 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल का 23,996.72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जिसके अंतर्गत वनावरण और वृक्षावरण आता है, और ये उत्तर प्रदेश के कुल एरिया का आता है। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट याद रखना। अगली खबर क्या है? राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती। अब राजा महेंद्र प्रताप जो है ये आपके जीएस पेपर 5 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस जीएस पेपर 5, जीएस पेपर 5 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर 5 में जैसे इस बार बाबा रामचंद्र के बारे में पूछ लिया, वैसे ही जो एक टॉपिक मेंशन कर रखा है उत्तर प्रदेश के महान व्यक्तित्व, जो भी व्यक्तित्व है उत्तर प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी है, उनसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाएगा। तो दिसंबर में 1 दिसंबर को जो राजा महेंद्र प्रताप है इनकी जयंती सेलिब्रेट की गई, तो राजा महेंद्र प्रताप से रिलेटेड जो भी पॉइंट हो सकते हैं उन पर हमने इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे, जिससे होगा क्या कि मेंस में अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो कम से कम आपके पास इतना आइडिया रहे कि इनके बारे में आप लिख सके आंसर में। ठीक है,
1 दिसंबर 2024 को देश भर में राजा महेंद्र प्रताप जी की 138वीं जयंती मनाई गई। और यहां पर देखा जाए जो उपराष्ट्रपति थे, जो जयंती समारोह था, जयंती समारोह में कौन सम्मिलित हुए थे, यहां पर आप देख सकते हैं। मुख्य अतिथि कौन थे? महामहिम जगदीप धनखड़ थे मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है, तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? जगदीप धनखड़ जी शामिल हुए थे। प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपको इसको मेंशन करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है तो लिख लीजिएगा। राजा महेंद्र प्रताप का जन्म 1 दिसंबर 1886 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक शाही परिवार में हुआ था, पहला पॉइंट। दूसरा है, वो ब्रिटिश भारत में समाज सुधारक तथा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी, भारत की अनंतिम सरकार यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी, भारत के बाहर प्रोविजनल गवर्नमेंट जो स्टेब्लिश की गई थी, उसके अध्यक्ष थे, जिसने वर्ष 1915 में काबुल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निर्वासित भारतीय सरकार के रूप में कार्य किया था। ठीक है, 1915 में काबुल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखा जाए तो निर्वासित भारतीय सरकार के रूप में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, इसने कार्य किया था। और इसके अध्यक्ष थे कौन? राजा महेंद्र प्रताप। इनका जन्म कब हुआ था? 1 दिसंबर 1886 को हुआ था, यानी कांग्रेस की स्थापना के 1 साल बाद हुआ था। वे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, ठीक है, कॉलेजिएट स्कूल के पूर्व छात्र थे, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि वो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, उसके पूर्व छात्र भी रह चुके थे, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और इनसे संबंधित करंट का भी एक पॉइंट है, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं। उन्हें लोकप्रिय रूप से आर्यन पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्यन पेशवा के नाम से जाना जाता। जो राजा महेंद्र प्रताप थे, इन राजा महेंद्र प्रताप को किस नाम से जाना जाता था? आर्यन पेशवा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बात करें। वर्ष 1932 में उन्हें एन.ए. नीलसन, किसके द्वारा? एन.ए. नीलसन के द्वारा नोबल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। ये नोबल शांति पुरस्कार के लिए भी राजा महेंद्र प्रताप नामित हो चुके हैं। और इस वजह से इनका नाम कुछ लोगों को हो सकता है छोटा सा लगता है, इनके बारे में नहीं पढ़ा उतना किताबों में, लेकिन ये आपके जीएस पेपर 5 की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है। नोबल शांति पुरस्कार से उत्तर प्रदेश से ये नामित हुए थे। ठीक है, आगे बात करें। भारत के प्रधानमंत्री ने, अब ये करंट का पॉइंट है, भारत के प्रधानमंत्री ने 14 सितंबर 2021 को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। ठीक है, कहां पर रखी थी? अलीगढ़ में। जो राजा महेंद्र प्रताप थे, इन्हीं के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? पीएम मोदी के द्वारा रखी गई थी। तो यहां पर आज अपने इस वीडियो में हमने बात किया दिसंबर 2024 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उन पे चर्चा की। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जो इसी वीडियो पर आधारित है और टेस्ट योर सेल्फ की तरह है, अपने आप को टेस्ट करने के लिए, जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन किस नेता की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में किया गया? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश में सुशासन सप्ताह 2024 का शुभारंभ कब और कहां से किया गया? 15 अगस्त 2024 को काशी विश्वनाथ मंदिर से, 19 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ से, 25 दिसंबर 2024 को अयोध्या से, 26 जनवरी 2024 को लखनऊ विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिसंबर 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में सबसे अधिक महिला आईटीआर फाइलर्स किस राज्य में? सबसे ज्यादा महिला आईटीआर फाइलर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या दिल्ली में? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में सरकारों द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। दूसरा है, यह कार्यक्रम केवल पर्यटन और खेल क्षेत्रों में सीमित है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन नियुक्त किए गए? तो ये 2 प्रश्न है आपके लिए, सॉरी 5 प्रश्न है। ये 5 प्रश्न है आपके लिए, जिन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। लगातार ऐसे ही महीने के एंड में वीडियो आते रहेंगे आपके लिए। जो पिछला रिमेनिंग करंट अफेयर है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा और लगातार आपके लिए करंट अफेयर जुड़े रहिए अब करंट अफेयर के साथ और घटना चक्र टीम के साथ।
घटना चक्र टीम आपके लिए डेली प्रतिदिन बेहतर करने का प्रयास कर रही है। आप हमारे करंट अफेयर पैकेज से जुड़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर पैकेज से भी जुड़ सकते हैं। आप वीडियो के एंड में आपको बता दिया जाता है, डेली वीडियो जो करंट अफेयर की आती है उसके वीडियो के एंड में आपको बता दिया जाता है। उससे आप व्हाट्सएप कम्युनिटी की भी सुविधा है, वहां पर आप जब आएंगे तो प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट था, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट था। लगातार ऐसे वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए घटना चक्र के साथ। मैं मोहित विदा लेता हूं यहीं पर और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।